बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं आज के मौजू पे बात करूं, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के पेशावर जलसे के ऊपर, जो कि इस वक्त जारी है और उसमें कुछ देर तक इमरान खान साहब जलसे से खिताब करेंगे। बड़ी गहमा गहमी है और काफ़ी भरपूर तादाद में अवाम की शिरकत है इस जलसे के अंदर और हर तरफ पीटीआई के परचमों की बहार है। लेकिन ऐसे में मैं इमरान खान साहब से भी गुजारिश करूंगा और पीटीआई की दीगर क़यादत से कि खुदारा जो भी आप जलसे करें उसके अंदर पीटीआई के झंडों के साथ साथ पाकिस्तानी परचम ज़रूर लहराएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, ये पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की जंग है, ये पाकिस्तान को ग़ुलामी से निकालने की जंग है। लिहाजा इसके अंदर पाकिस्तानी परचमों की भरमार होनी चाहिए। और ये सियासी परचम तो हमेशा ही लहराते रहे हैं, लेकिन इस जलसों में इमरान खान साहब के हम उम्मीद करेंगे कि अंदर लाहौर और कराची के जलसों में हमें हर तरफ पाकिस्तानी परचम नज़र आएंगे। इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी जो भी उनका ये जमहूरी हक़ है, जो भी जलसे करें, लेकिन इन जलसों के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने वर्कर्स को, जुनूनी वर्कर्स को कहें कि वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म के बैरूनी जो प्रोपेगेंडा उसका हिस्सा न बने, उस साजिश का हिस्सा न बने और उसको ऐसा कोई ट्रेंड ना चलाएं जिससे पाक फ़ौज की बदनामी हो। अब नाज़रीन, हम बात करेंगे जलसे की लम्हा बलम्हा सूरत हाल तो आपके सामने आती रहेगी। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे इमरान खान साहब का जो तर्ज़ हुकूमत था वो इंतहाई सादा था। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल के दौर में ये जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर उन्होंने वक्त गुजारा, उसमें जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि इंतहाई सादगी से उनकी हुकूमत ने अपना वक्त गुजारा और ऐसे में कोई जो ज़ियाफ़तें और इशाई और इस तरह की चीज़ों से उन्होंने इज्तनाब किया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मेहमानों को चाय और बिस्किट जो है वो दिए जाते थे। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर भी हमने देखा और पेशावर में भी कि इमरान खान साहब की जहाँ जहाँ हुकूमत थी वहाँ पे सादगी को अपनाया गया और कौमी ख़जाने की बचत की गई। और इमरान खान साहब ने 3.5 साल में कभी भी अपने बच्चों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं बुलाया और ना उनको कोई ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल दिलवाया कि जिससे माजी में हम देखते रहें कि जिस तरह भुट्टो ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान के बच्चे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में याशियाँ करते रहें। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। सादा तर्ज हुकूमत इमरान खान साहब ने अपनाया और कौम के ख़जाने को इस तरह रखा जिस तरह एक इंसान अपना ज़ाती अकाउंट चलाता है, इस तरह कौमी ख़जाने की हिफाजत की। दूसरी तरफ अब हम आते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ। तो शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत मुबारक हो, जिस तरीके से वो माशाल्लाह मुतहरक नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनसे मेरी गुजारिश होगी, खुदारा आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, मुस्लिम लीग नून को चौथी बार आपके पास वज़ारत उज़्मा आई है, तो आप इस दौरान सादगी की हुकूमत जो मामलात चलाने के लिए सादगी को अपनाएं। इमरान खान साहब को इसमें कॉपी करें और कौमी ख़जाने को, ये आवाम का पैसा है, इसको बेतरक ख़र्च करने से इज्तनाब करें। आज भी पता चला है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कुछ साफ़ियों के एजाज़ में एक इफ्तार डिनर दिया जिसके ऊपर तकरीबन कोई 5 मिलियन के करीब खर्च अभी तक जो हमारे ज़राए ने बताया कि 50 लाख रुपये खर्च उसमें हुआ है तोहफ़े तोहफ़ और दीगर अखराजात पे। तो अभी शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि क्योंकि अवाम इस वक्त और पाकिस्तानी ख़जाना इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता, लिहाजा सादगी अपनाएं और अपने जो पार्टी रहनुमा हैं उनको भी कहें कि वज़ीर-ए-आज़म के बजाय वो अपने जो सियासी मामलात है पार्टी ऑफिस से चलाएँ। बिलखुसूस स्पेशली अपनी भतीजी में जो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब हैं उनसे कहें कि उन्होंने जो भी पार्टी के मामलात चलाने हैं वो अपने सियासी पार्टी ऑफिस से, मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी ऑफिस वहाँ से चलाएं, ना कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के वो अपनी सियासी मामलात चलाएं जिससे कि आवाम के ख़जाने से पैसा खर्च हो। तो ये शहबाज शरीफ साहब को भी करना चाहिए और सादगी को अपनाना चाहिए। अपने जो भी उनके दौरे उन्होंने मुल्क के अंदर करने हैं या बैरूनी दौरों पर जाना है, कम से कम लोगों को साथ लेके जाएँ, एक सादगी नज़र आए जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मदीना की रियासत में और खुलफाए राशिदीन के दौर में सादगी अपनाई गई और अवाम के ख़जाने के ऊपर हिफाजत की गई, अवाम के ख़जाने पर ना कि उन पर डाका डाला गया। तो उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब भी इस पर तवज्जो देंगे और अवामी ख़जाने की, कौमी ख़जाने की हिफाजत करेंगे। अब नाज़रीन, हम आते हैं आज का जो तीसरा हमारा इशू है वो है पाक फ़ौज। तो मैं इस पर एक बार फिर अपनी आवाम से गुजारिश करूँगा कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश का हिस्सा न बने। आजकल मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो कि हमारे दुश्मनों ने, स्पेशली मैं इसमें भारत का नाम लूँगा कि रॉ जो है वो ये ऑडियो रिकॉर्ड करके जैली आवाज़ों में मुख्तलिफ़ जर्नैल
जर्नैलों और ब्रिगेडियर्स की आवाज़ों में, फ़ौजी अफसरान की आवाज़ों में, हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए वो शेयर कर रहे हैं, जिस पे हमारी आवाम भी उसको बग़ैर तहक़ीक़ के आगे चला रही है। तो लिहाजा आवाम को और फ़ौज को भी इसके ऊपर नज़र रखना होगी और आवाम को भी इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना होगा। वो इसमें PTI के कुछ नादान दोस्त भी हैं जो कि इसको फैला रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे को जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि अगर फ़ौज के अंदर कोई बगावत होती तो आज मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि 1999 में जब मार्शल लॉ लगा प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके, उस वक्त फ़ौज के अंदर एक बगावत हुई थी। मुशर्रफ साहब श्रीलंका के दौरे पे थे, नवाज शरीफ साहब ने उनकी गैर मौजूदगी में अपने एक दोस्त जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जिनका तल्लुक़ ग्वालमंडी से था और वो भट्ट फैमिली से थे, उनको उन्होंने आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया जो कि एक इंजीनियर कोर्स से ताल्लुक़ रखता था। उनका ऑपरेशनल फ़ौज के इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिस पे कि फ़ौज में बगावत हुई और फिर कोर कमांडर्स इन एक्शन हुए, कराची कोर कमांडर, पिंडी कोर कमांडर, और उन्होंने उस बगावत को कुचला और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को गिरफ़्तार किया गया और बाद में उनका कोर्ट मार्शल किया गया। लेकिन इस दफ़ा आप देखें जो लोग ये बगावत की बात कर रहे हैं और जिनका इशारा कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद की तरफ है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब एक महब वतन जनरल हैं और वो अभी भी अपनी खिदमात जो हैं एज ए कोर कमांडर पेशावर सर अंजाम दे रहे हैं। अगर फ़ौज के अंदर कोई बगावत होती तो जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त गिरफ़्तार होते। लिहाजा ये जो फ़ौज के अंदर ये जर्नैलों के दरमियान ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे DGIS जनरल नदीम अंजम साहब और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के या दीगर कुछ कोर कमांडर्स के दरमियान कुछ आपस के इख्तलाफात है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। फ़ौज एक पेज पे है, फ़ौज के अंदर जो है किसी किस्म की कोई बगावत का एक 0% चांस भी नहीं है। लिहाजा ये भी मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि खुदारा ऐसी ख़बरों से इज्तनाब करें और फ़ौज से भी कहूँगा कि वो भी अपने अंदर और अपने बाहर के दुश्मनों पर नज़र रखें और सियासत से दूर रहें, या भरपूर सियासत करें या अदलिया के पीछे छुप के सियासत ना करें। अगर सियासत करनी है, आप समझते हैं कि हुकूमत गलत है, आवाम को आके जिस तरह प्राइम मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या कौम से खिताब करता है, जिस तरह सदर पाकिस्तान कौम से खिताब कर सकते हैं, इस तरह आर्मी चीफ़ को भी कौम से खिताब करना चाहिए और बताना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत जो है ये मुल्क दुश्मन है या मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही है और हम इसको तब्दील कर रहे हैं। तो अब आवाम में शऊर आ चुका है, अब आवाम पढ़ी लिखी कौम है हमारी, माशाल्लाह हर चीज़ को समझती है। अब वो दौर नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप के कुछ काम करेंगे तो आवाम को समझ नहीं आएगी। लिहाजा अब आवाम बाशऊर है, आवाम एक एक चीज़ को समझते हैं। लिहाजा अब फ़ौज को भी अपनी थोड़ी सी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी पड़ेगी ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम ना हो जिससे फ़ौज की बदनामी हो या आवाम और फ़ौज के दरमियान एक कशीदगी बनाई जाए। और ये माजी में कई ममालिक में हो चुका है जहाँ आवाम को अपनी ही फ़ौज के सामने ला खड़ा कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे इज्तनाब करना चाहिए। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान अदलिया की तरफ, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ। ये हमारी रियासत का एक अहम स्तून है और आपको पता है कि आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है सुप्रीम कोर्ट का काम है, और जो हमारे फ़ौजदारी मुकदमात हैं, सिविल मुकदमात हैं, उनको निपटाना ये सुप्रीम कोर्ट का अवलीन काम है। मैं अदलिया से भी कहूँगा कि खुदारा आइन और कानून की हुक्मरानी से पहले अदलिया को चाहिए कि ख़ुद को आज़ाद करे, वो ख़ुद को रियासत की एक आज़ाद स्तून की हैसियत से अपनी आज़ादी को यकीनी बनाए। क्योंकि अभी तक हमने जो माजी में देखा है कि हमारी अदलिया भी कभी इक़्तिदार के वाहनों में और कभी फ़ौज के जवानों में खेल तमाशा बनती रही है और अवाम में ये तासुर है कि फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि कहीं बाहर से आते हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चाहिए कि वो अदलिया का वक़ार बहाल कराए अवाम की नज़रों में। ये जो रात के अदालतें लगती हैं, क्या था अगर रात 12 बजे के बजाय सुबह 8 बजे अदालत लगाते तो 8 घंटों में क्या क़यामत आ जानी थी। जो कश्मकश पिछले 3 महीने से चल रही थी उसमें 8 घंटों में कौन सी क़यामत आनी थी। लिहाजा ऐसा तासुर ना दें कि जिससे आप पे अवाम का शुबा है कि एक गरीब के लिए या किसी गरीब के बेवा के केस के लिए तो आप सुबह भी केस नहीं सुनते उसका और वो तारीख पे तारीख मिलती रहती है। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें कुछ ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं था, कोई ख़ास इमरजेंसी नहीं थी, तो हिंद अदालत का केस था। रात 12 बजे अदालतें लगाने का, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रात 12 बजे अदालत में पहुँच गए, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान रात 12 बजे अदालत में पहुँच गए। तो अदालत को भी इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये एक हमारा कौमी इदारा है, हमारे पाकिस्तान की आइन और कानून की हुक्मरानी का इदारा है, क्योंकि आज इसी ने ये जो इंतकाल इक़्तिदार का जो मरला है वो अदालत के ज़रिए निपटा है, वरना शायद ये अभी और लिंगर और होता है। इस तरह पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को पंजाब हुकूमत के जो इंतखाबात हैं, वज़ीर आला के वोटिंग है, उसको यकीनी बनाने का हुक्म दिया। तो अदलिया को भी ये तासुर ख़त्म करना होगा कि जैसे माजी में ख्वाजा शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब ने, मौजूदा वज़ीर आज़म ने एक फ़ोन कॉल करके कुछ रिलीफ लेने की कोशिश की, या इससे पहले जस्टिस जो थे हमारे सदर मरहूम रफ़ीक तरर साहब, वो कुछ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ ब्रीफ केस
लेके उन्होंने केस को ब्रीफ किया था। तो ये ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि अदलिया या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले में जो जुडिशल मर्डर हुआ था उसमें भी अदलिया जो है वो किसी हाथ में खेली थी। तो लिहाजा अदलिया को भी पहले अपना वक़ार बनाना होगा, पहले वो इस काबिल हो जाए कि आम आदमी का एतमाद हो, कि आम आदमी को रिलीफ मिले अदालत से, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ से आवाम को रिलीफ मिले, फिर आवाम आपका हर फैसला कबूल करेंगे। आपका जो वक़ार है वो आपके फ़ैसलों से नज़र आना चाहिए। आपके फ़ैसले ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप किसी एक जमात तासुर जाए कि आप किसी एक जमात के साथ मिल के ये गेम कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। लिहाजा आपको भी अपनी हदूद के अंदर रह के आवाम को रिलीफ देना होगा। अब मैं आखिर में अपनी आवाम से गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप होश के नाखुन लें। ये 2-3 दिन से जो तमाशा व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया के दीगर इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर जो चल रहा है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, खुदारा इससे परहेज़ करें। जिहाला बने, मतवाला बने या टाइगर बने, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन खुदारा इससे पहले आप पाकिस्तानी बने। पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर आप जियाला बनना ठीक है, आपका हक़ है, जमहूरी हक़ है, आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। आप मतवाला बने, आप नून लीग को सपोर्ट करें। आप टाइगर बने, आप पीटीआई को सपोर्ट करें। ये आपका बुनियादी हक़ है, आइनी हक़ है, जमहूरी हक़ है। लेकिन ये पाकिस्तान की सलामती की कीमत पे नहीं होना चाहिए। आप इख्तलाफ राय रखें एक दूसरे से, एक दूसरी सियासी जमात से इख्तलाफ राय रखें, लेकिन उसमें कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए आपका कि जिससे पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचे। लिहाजा हमें सबसे पहले, मुशर्रफ साहब कहा करते थे सबसे पहले पाकिस्तान, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले हमें पाकिस्तानी बनना होगा। उसके बाद हमें अपनी जो भी सियासी या हमारी मजहबी पहचान है, मसल की पहचान है, उसको अडॉप्ट करना होगा। कहीं ये ना हो कि हम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मार बैठें, कहीं हम शेख चिली की तरह जिस शाख पर बैठे हैं उस शाख को ना काट बैठे। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है और आज पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के अंदर एक लीडर की हैसियत से उभरा है। पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक एक एटमी ताकत है उम्मत मुसलमा के अंदर, और इसी वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज दुनिया है जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं, वो यही चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान उम्मत मुसलमा का लीडर बन गया और तमाम OIC जो है अरब ममालिक और दीगर OIC ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, तो पाकिस्तान एक खिते में बहुत बड़ा एक लीडर बन के सामने आएगा, सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को यहीं पे कुचलना चाहते हैं। लिहाजा आप भारतीय साजिश या अमेरिकन साजिश से बचें और उनका हिस्सा ना बने, उनके करिंदे ना बने, उनके पैरोकार ना बने। पाकिस्तान की हिफाजत करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी यहाँ पे एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। और मैं फ़ौज में आखिर से पाक फ़ौज जनरल बाजवा साहब से कहूँगा कि देखें, आज आपके इदारे के ख़िलाफ़ छोटी सी साजिश हुई, चाहे वो अंदरूनी सतह पे हुई या बैरूनी सतह पे हुई, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक छोटा सा प्रोपेगेंडा किया गया। जनरल बाजवा साहब आपके ख़िलाफ़ एक छोटा सा ट्रेंड चलाया गया, तो ISPR बार बार सफाइयाँ दे रहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ये सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपको अपने ख़िलाफ़ तो साजिश नज़र आई है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब और आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वो जो एक आलमी ख़त है जो सामने आया, जिसको इमरान खान साहब सामने लाए हैं, और अमेरिका की वो साजिश जिसके ज़रिए उन्होंने तहरीक अदम एतमाद से पाकिस्तान का रजीम चेंज किया है, तो आपको वो साजिश भी तो नज़र आनी चाहिए ना। आपको उस पर भी इसी तरीके से फ्रंट पे आके खेलना चाहिए। तो ये नहीं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश हो तो वो आप उसके ऊपर एक्शन लें और लोगों की गिरफ्तारी करें, लेकिन जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो आप उसकी इंक्वायरी ना करें। हालांकि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। अगर ISI इस खत के जो खुफिया पहलू हैं उसके ऊपर तहकीकात कर लेती और जो फ़ॉरेन फंडिंग आई है, अगर कोई यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त हुई है, मंडी लगी है अरकान पार्लियामेंट की, तो उसको अगर तहकीकात करके उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता तो शायद आज फ़ौज का एक तासुर अवाम के सामने एक न्यूट्रल तासुर आता। फ़ौज को ठीक है न्यूट्रल रहना चाहिए, अदलिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। जहाँ पे कानून और आइन की खिलाफ वर्जी हो वहाँ पे आपको इंटरवीन करना चाहिए, आपका बुनियादी हक़ है। अगर एक स्टून कमज़ोर हो गया तो दोनों स्टूनों का काम है कि वो मिलकर उसको मजबूत बनाए ताकि रियासत मजबूत हो। तो लिहाजा नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं अपने इस यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे अपना ख़ास रहम करम नाज़िल फरमाए और ये जो भी सियासी कशमकश है ये अच्छे तरीके से हम आइंदा इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। इमरान खान साहब से मैं कहूँगा आप सब्र करें, साल सवा साल के बाद दोबारा इंतखाबात आएँगे, अवाम जिसको मुंतखब करेंगे आप वो हुकूमत में आ जाए। मुझे तो अभी ये लगता है कि हो सकता है इमरान खान साहब दोबारा कोई ऐसी गेम अल्लाह ताला आपके हालात ऐसे बना दे, हो सकता है आपकी हुकूमत दोबारा तरीके एतमाद के ज़रिए आप वापस इक़्तिदार में आ जाएँ, शाह महमूद कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए।
सियासत में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक इत्तेहादी जमात भी अगर हुकूमत का साथ छोड़ती है, MQM या कोई दूसरी जमात, हो सकता है हालात आपके हक़ में चले जाएँ। लिहाजा वेट एंड सी, और आप आलमी साजिश के ख़िलाफ़ बिल्कुल लोगों को एजुकेट करें, आपका हक़ है और आपने अवाम को शऊर दिया है। ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने सोई हुई कौम को जगाया। इमरान खान साहब, ये आपका इस कौम पे एहसान है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आपने हमारी सोई हुई कौम की गैरत को जगाया है। आपने पाकिस्तान को हकीकी मानों में लीड किया है, तो हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन आप पहले पाकिस्तानी बने, जिस तरह आपने पाकिस्तान के लिए उस दिन रात आपने कोई महाजर आई या कोई जिस तरह की खबरें आ रही थी कि आप आर्मी चीफ को सैक कर रहे हैं या आप मार्शल की तरफ लेके जा रहे हैं हालात को, आपने सब्र किया और आप चुपचाप ऐवान वज़ीर आज़म से आप अपने बनी गाला शिफ्ट हो गए। अभी भी आप ये जो मुहिम है इसको चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के हक़ में आवाम को चलाएं। पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तानी जो जज्बा है उसको बाहर उभारें, पाकिस्तानी परचमों को जलसों में लहराएं, पाकिस्तान का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाएँ, ताकि हम एक आज़ाद खारजा पॉलिसी हम सब चाहते हैं। हम सब इस मिशन में आपके साथ हैं, क्योंकि हम गुलामी की ज़िंदगी को नहीं गुजारना चाहते। ना हमें इस्लाम ने ये दर्द सिखाया, इस्लाम ने तो गुलामों को आज़ाद किया। हज़रत बिलाल हबशी गुलाम थे, इस्लाम ने आज़ाद करवाया बेशुमार गुलामों को, और इस्लाम हमें हकीकी आज़ादी का दर्स देता है। लिहाजा हम आपका ये जो एजेंडा है, जो मिशन है, कौम को बैनुल-अक़वामी गुलामी से, अमेरिका की गुलामी से और दीगर ममालिक की गुलामी से आज़ाद कराने का, इसमें हम आपके साथ हैं। मगर ऐसा कोई अमल ना हो जिससे हमारे कौमी इदारों को, पाक फ़ौज को या मुल्क के अंदर कोई ऐसे हालात पैदा हो कि मजबूरन फ़ौज को मार्शल लॉ लगाना पड़े। लिहाजा जमहूरियत का तसलसल भी जारी रहना चाहिए, और एक जमहूरी तरीके से आप इलेक्शन के ज़रिए अपना मौक़िफ़ लेके अपने मंशूर के ज़रिए वापस इक़्तिदार में आए। आवाम आपको वेलकम करेगी। मैं इन अल्फाज के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस रहमतों भरे महीने में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें। आपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।